Deep inhale, Om का उच्चारण. ओ. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, खुद को आज की क्लास के लिए तैयार करेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू प्रेरणा जी. तो आज की क्लास शुरू करते हैं. आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जैसे कल वाली क्लास में हमने हेत्वाभास किया था. हेत्वाभास हमारी जो इंडियन लॉजी में फैलेसी होती है उसको हेत्वाभास बोलते हैं. उसी तरह से जो हमारी फॉर्म यहाँ पे जो वेस्टर्न लॉजी होती है वहां पे फैलेसी होती है. वो फैलेसी दो तरह की होती है. फैलेसी क्या होता है? पहली बात तो ये फैलेसी होता है किसी चीज में डिफेक्ट होना. यानी कि कोई चीज देखने में तो सही लग रही है, देखने में तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें कुछ भी रोंग है या फिर उसमें कोई भी एरर है, लेकिन वास्तव में उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर होता है, तो उसे बोला जाता है फैलेसी. फैलेसी टू टाइप्स की होती है, फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी. फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल फैलेसी में क्या होता है, देखो जैसे इसके इसके नाम से पता चल रहा है फॉर्म, यानी कि जिसकी फॉर्म में ही डिफेक्ट हो वो होती है फॉर्मल फैलेसी. जिसकी किस में डिफेक्ट हो, फॉर्म में डिफेक्ट हो या जिसकी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो, वो होती है फॉर्मल फैलेसी. इनफॉर्मल फैलेसी में क्या होता है, जिसके कंटेंट में डिफेक्ट हो या जिसके प्रीमाइज में डिफेक्ट हो. ओके. तो दो तरह की फैलेसी होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल. फॉर्मल क्या होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है फॉर्म में, इनकी उसकी स्ट्रक्चर में जहाँ पे डिफेक्ट हो, एरर हो, वो होता है फॉर्मल फैलेसी. इनफॉर्मल फैलेसी जिसके कंटेंट में डिफेक्ट हो. अब आपको ये आगे जब आप इसका एग्जाम्पल करोगे, इनके टाइप करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्मल है कौन सी इनफॉर्मल है. आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मल फैलेसी. फॉर्मल फैलेसी बहुत तरह की होती हैं. इसके एज ये उसमें हर बार कुछ ना कुछ नई स्टोरी वो डालते हैं, यानी कि नई स्टेटमेंट डालते हैं, देन आपसे पूछते हैं कि ये कौन सी फैलेसी है. तो आप ट्राई कीजिए कि इसको आप बहुत अच्छे से याद कर पाओ. बाकी की जो लॉजिकल रीजनिंग अब तक हमने पढ़ी उसमें क्या था कि हमें रूल्स याद है, कॉन्सेप्ट याद है, से वही चीजें घुमा फिरा के वो दे रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर्मल फैलेसी में वो हर बार कोई ना कोई नई स्टेटमेंट, कोई ना कोई नई स्टोरी डालता है और फिर आपसे पूछता है कि ये कौन सी फैलेसी है. तो कई तरह की फैलेसी है. ये स्टार्ट करते हैं हम डिवीजन फैलेसी से. फैलेसी ऑफ डिवीजन. फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या होता है कि जैसे डिवीजन में क्या होता है, जब होल से पार्ट की तरफ जाते हैं, होल टू पार्ट, इनके इसमें क्या होता है कि कोई भी रूल है ना वो होल पे अप्लाई होता है. ठीक है. लेकिन कई बार हम उन उसको उसके पार्ट पे भी अप्लाई कर देते हैं, जो कि वहां पे क्या हो जाती है, वहां पे फैलेसी हो जाती है. कोई भी जो रूल्स है वो उसके होल पार्ट पे अप्लाई होता है, लेकिन हमने क्या किया, उसको उसके पार्ट पे भी अप्लाई कर दिया. हमें लगा कि अगर सारी की सारी चीजें ऐसी है तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट भी उसी तरह का होगा, यानी कि उसी तरह की वो प्रॉपर्टीज रखता होगा. तो जहां पे हम होल के जो किसी प्रॉपर्टीज को हम पार्ट्स पे भी अप्लाई कर देते हैं, वहां पे होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन. एग्जाम्पल क्या है, जैसे द ओशंस व्हेन seen as a whole is blue in color, then its drop of water individually must also be
ब्लू इन कलर। यहाँ पे क्या था देखो, उसने क्या लिया, पहले होल पार्ट लिया, ओशियन। ओशियन में उसने क्या बोला है कि जो ओशियन का जो होल वाटर होता है वो दिखने में कैसा दिखाई देता है हमें, ओशियन वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन उसने यही रूल किस पे अप्लाई कर दिया, इसके एक पार्ट पे, यानी कि उसकी एक ड्रॉप पे अप्लाई कर दिया। तो उसने बोला कि जैसे ओशियन है पूरा का पूरा, उसका जो वाटर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, वैसे ही जो ओशियंस में कि जो वाटर की कोई भी ड्रॉप अगर हम अलग से उठा के देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, वो भी ब्लू कलर की दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पे क्या आ गई, फैलेसी आ गई। देन आते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जो फैलेसी ऑफ डिवीजन था उसका एकदम अपोजिट होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है कि वहां पे तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, वहां पे हम जा रहे थे होल टू पार्ट। यहाँ पे इसका रिवर्स होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, पार्ट टू होल जाते हैं। यानी कि जो रूल पार्ट पे अप्लाई होता है, जो प्रॉपर्टीज पार्ट की होती है, हम कई बार उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम किस पे अप्लाई कर देते हैं, होल पार्ट पे। जब हम उसको अप्लाई कर देते हैं तो वहां पे फैलेसी हो जाती है। और वो फैलेसी कौन सी होती है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, a bricks is light in weight, therefore this house is also light in weight। यानी कि यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे उसने ब्रिक्स लिया, यानी कि क्या लिया, उसने एक पार्ट लिया। वहां पे जो पार्ट की प्रॉपर्टीज थी उसने बोला कि जो हाउस की ब्रिक्स होती है वह कैसी होती है, लाइट होती है वेट में। लेकिन उसने वही रूल्स किस पे अप्लाई कर दिया, पूरे के पूरे हाउस पे अप्लाई कर दिया। उसने बोला कि जो हाउस होता है फिर तो वो भी लाइट कलर का होगा। तो यहाँ पे क्या आ गई, फैलेसी। कौन सी फैलेसी आ गई, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देन आता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, या इसका सेकंड नाम है फैलेसी ऑफ जर्नल रूल, या फिर स्वेपिंग जर्नलाइजेशन। यहाँ पे आपको इनके सभी नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये किसी भी अलग नाम से भी आ सकती है, इसके अलग अलग नाम से ये आ सकती है। तो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट का क्या होता है, इसमें होता है कि हम जर्नल रूल, कोई भी जर्नल रूल होता है उसको स्पेशल केस पे या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कि कोई भी जो रूल है वो जर्नली सब चीजों पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन हम वहां पे भी क्या कर देते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं, जो वहां पे क्या हो जाता है, फिर फैलेसी हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, कटिंग पीपल विद नाइफ इज ए क्राइम। यानी कि जो पीपल्स को कट करना नाइफ से वो क्या होता है, क्राइम होता है। सर्जन कट पीपल विद नाइफ, जो सर्जन क्या करता है वो भी पीपल्स को किससे काटता है, नाइफ से काटता है। देयरफॉर क्या बोला उसने कि सर्जन आर क्रिमिनल, तो सर्जन्स भी क्या होते हैं, वो क्रिमिनल्स होते हैं। देखो ये जो रूल था कटिंग करने वाला कि जब भी हम कोई भी चाकू वगैरह मारता है तो क्या हो जाता है, क्राइम हो जाता है, क्योंकि उससे डेथ हो जाती है। लेकिन वो क्या था, सब पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो अप्लाई नहीं होता। जैसे सर्जन के केस में वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सर्जन नाइफ का यूज किस लिए करता है, उसको पेशेंट को बचाने के लिए करता है, ऑपरेशन वगैरह के लिए करता है, वो वहां पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन हमने वहां पे भी जब उस रूल को अप्लाई कर दिया तो वहां पे फैलेसी हो गई। तो इसने क्या बोला है कि जो सर्जन भी कैसा होगा, क्रिमिनल होगा। तो यहाँ पे इसके कंक्लूजन में क्या आ गई, फैलेसी आ गई। तो इस फैलेसी का क्या नाम है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। देन आता है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, या फिर इसके अलग दो तीन नाम अलग से हैं, फैलेसी ऑफ प्रीसुपोजिशन, या फिर प्लूरियम इंटेरोगम, इंटेरोगम। तो इसमें देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे, कि कोई भी जब क्वेश्चन पूछता है उसका अगर आंसर यस या नो में दिया जाए तो क्या होता है कि वो एक अलग ही सिचुएशन को क्रिएट करता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर उसका यस में आंसर दिया तो भी वो रॉन्ग होगा, और नो में दिया तो भी वो रॉन्ग होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, हैव यू स्टॉप बीटन योर वाइफ, either yes or no, answer would lead to the conclusion that person has beaten his wife in the past। यानी कि देखो किसी ने उससे पूछा कि क्या आपने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया है,
अगर वो ये कहेगा कि हाँ मैं अब नहीं, मैंने छोड़ दिया, यानी कि वहां पे क्या है, सिर्फ दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो यस बोलना या उसे नो बोलना। अगर उसने यस बोला तो इसका मतलब ये है कि वो पास्ट में कभी ना कभी अपनी वाइफ को मारता था। लेकिन अगर उसने नो बोला तो इसका मतलब है कि वो अभी भी अपनी पत्नी को मारता है। इनके एक तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जिसका या तो यस में या फिर नो में अगर हम आंसर एक्सपेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगी, फैलेसी आ जाएगी। एक तरह से अगर हम ये लेके चल सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने शराब पीना छोड़ दिया है, आपको सिर्फ या तो यस बोलना या नो नो बोलना। अगर आप बोलोगे यस मैम तो इसका मतलब आप पहले कभी शराब पीते थे, और अगर अगर आपने बोला नो मैम तो इसका मतलब आप अभी भी शराब पी रहे हो। तो ये क्या होता है, ये इस क्वेश्चन किस तरह का हो जाती है, फैलेसी, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाती है। देन आता है स्लीपरी स्लोप। इसको हम चेन आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। चेन आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा, स्लीपरी स्लोप, यानी कि किसी चीज में वो लंबी खींचे जा रही है वो चीजें, यानी कि चेन पे चेन बनती जा रही है, एक स्टेटमेंट से देन सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। तो क्या हो रहा है वहां पे, क्या बन रही है, वो एक चेन बन रही है आर्ग्यूमेंट की, जिसका स्टार्टिंग में कोई ऐसा कंक्लूजन ना निकल सकता था, लेकिन हमने क्या किया, उसमें अपनी अलग अलग स्टेटमेंट ऐड करके हमने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, हम किसी और ही वे में उसको लेके चले गए हैं। जैसे नॉर्मली ये होता है कि ये इस तरह से होता है कि हम बढ़ा चढ़ा के उस चीजों को यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक हम नॉर्मली समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ये लेके चल सकते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी, मैं जुड़ नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रखा था, ठीक है। अगर अब मैं नहीं जुड़ी थी तो आपका, अगर मतलब आपका अभी आपने वेट किया, ये अच्छी बात थी, लेकिन अगर आप उसमें ग्रुप में कमेंट कर देते कि मैम आज लॉजिकल रीजनिंग की क्लास नहीं है, अगर आपने आज क्लास नहीं ली तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारे एग्जाम में हम इसको कैसे कर पाएंगे, एग्जाम अगर हम अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए तो हमारा एग्जाम कैसे क्रैक होगा, अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो हम पीएचडी में एडमिशन कैसे ले पाएंगे। इनकी वो क्या था, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ये थी कि हाँ मैं नहीं जुड़ पा रही थी किसी कारण से, उसको आपने उस चीजों को वहां पे स्टॉप करने की बजाय या उसको देखने की बजाय आपने क्या कर दिया, उसमें अपनी अलग अलग स्टेटमेंट आपने उसमें यूज कर दिया, उस कंक्लूजन को क्या बना दिया, एकदम बहुत वाइड रेंज में बना दिया कि अभी एग्जाम कैसे हुआ। तो थी तो एक छोटी सी बात कि हाँ आप लोग वेट कर लेते थोड़ा या फिर नॉर्मली पूछ लेते, लेकिन आपने क्या किया, उसमें अलग अलग स्टेटमेंट आपने ऐड कर दी, तो क्या हो गया, एकदम वाइड रेंज में हो गया। तो वो किस किस तरह की हो गई, वो चेन आर्ग्यूमेंट हो गई। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम, आ रहा है। नेक्स्ट आता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में क्या होता है कि हम किसी चीज को जो आर्ग्यूमेंट चल रही है उसको क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। यानी इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट चल रही है उसको हम या तो अपने फायदे के लिए क्या कर देते हैं उसको, या उस मुद्दे से क्या कर देते हैं, उन चीजों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उस चीजों को डाइवर्ट कर देते हैं ताकि वो उस मुद्दे पे बात ही ना कर पाए। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे मान लो कोई शॉप में है ना, चोरी के इरादे से चला गया, देन वो चोरी कर ही रहा था कि किसी ने उसे देख लिया, ठीक है, दुकानदार ने उसने देख लिया, तो उसने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो अब उसको उस बात से, उसने बोला कि आप चोरी कर रहे थे ना, तो उस बात को उससे हटाने के लिए उसने क्या किया, उसने बोला कि यहाँ पे मेरा वो कुछ पेन वगैरह या फिर मेरे पैसे वगैरह गुम हो गए हैं, मैं वो चेक कर रहा था कहाँ पे गुम हुए हैं, मेरे बहुत सारे पैसे थे। तो यानी कि उसने उसके आंसर देने की बजाय, यानी कि उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए उसको क्या कर दिया, उस मुद्दे को क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो होता है रेड हेरिंग। ठीक है, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है या कोई इश्यू है, उसको आपने क्या कर देते हो, आप उस चीज से बचने के लिए किसी न किसी कारणवश आप क्या कर देते हो, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, यानी कि उसको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। ओके, देन आता है शोमैन।
यहाँ पे क्या होता है, वहां पे तो क्या था कि हम उस चीजों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या था कि कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, ठीक है, यानी कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले की जो उसने तर्क दिया है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको हम खंडित नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको हम उसका अच्छे से कोई एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं, उसको अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो हम पे हैवी हो रही है। तो हम क्या कर देते हैं कि उससे बचने के लिए हम उसको उसी के ऊपर कुछ ना कुछ वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, यानी कि उसको एक तरह से ये लगा लो कि हमसे कोई सामने से कुछ अच्छे से बात कर रहा है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, हमारे पास उसके तर्क का कोई रिप्लाई नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको तर्क की रिप्लाई करने की बजाय हम उसको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाते हैं, यानी कि उसको उस या तो उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं या फिर कोई उससे इमोशनली थोड़ी अलग चीजें हम उससे बोल देते ताकि वो उस जो कमेंट है उसके ऊपर ना जाए आगे। तो इसका नॉर्मली हम एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं, जैसे दिया गया है, A parent does not let their daughter go to a party. The daughter responds with why do you hate me? यानी कि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी डॉटर को पार्टी में जाने से मना कर रहे हैं, तो डॉटर का क्या रिस्पॉन्स होता है, डॉटर का रिस्पॉन्स होता है कि आप मुझसे नफरत क्यों करते हो। देखो नॉर्मली हम ये मान के चलते, जैसे हमें अगर हमारे पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, लड़कियों का अगर पेरेंट्स कुछ चीजों के लिए मना करे, हो सकता है वो कई बार गलत भी हो, कई बार वो सही भी होते हैं। जब वो सही होते हैं और वो हमसे कुछ चीज करने के लिए मना कर देते हैं लेकिन हमें वो करनी होती है, तो हम उनको समझाने की बजाय तो हम क्या कर देते हैं, हम ये बोल देते हैं कि आप तो भेदभाव करते हो गर्ल्स में डॉटर में। तो वो क्या था कि उसके जो वो तर्क दे रहे थे और जो उनका रीजन था हमें बाहर ना जाने के लिए, देने के लिए, उनका अलग से रीजन था कि हाँ हो सकता है वो हमारी सेफ्टी के लिए थोड़े इनसिक्योर हो रहे हो भाई, बाहर अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन हम उनकी बातों को या उनके इमोशन को समझने के बजाय हम क्या कर देते हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, आप मुझे नहीं जाने दे रहे, आपने इसको जाने दिया। तो क्या हो जाता है, वहां पे हो जाता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। देन आता है अपील टू फोर्स, इसका सेकंड नाम होता है एडवेक्यूलम। यहाँ पे अपील टू फोर्स, जैसे इसके नाम में ही है कि क्या करना, फोर्स करना, किसी भी पर्सन से अपनी बात मनवाने के लिए हम उसको फोर्स करते हैं या उसको डराते हैं। कोई भी हमें अगर अपनी बात मनवानी है, अगर वो इजिली नहीं मान रहा, तो हम किस चीज का उपयोग करते हैं, फोर्स का उपयोग करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उसको डराते हैं। जैसे नॉर्मली घर में होता है ना कि अगर माँ हमसे कुछ काम करने को कहे और अगर हम वो ना करें, तो माँ क्या बोलती है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पापा को बता देती हूँ। तो वहां पे वो अपने काम को या अपनी बात मनवाने के लिए वो वहां पे किस चीज का यूज कर रही है, फोर्स का, क्योंकि सभी अपने पापा से डरते हैं। तो क्या था, वो एक डर का यूज करी हमसे अपनी बात मनवाने के लिए। ओके। और अगर इसके यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल की तरफ चले तो इसमें दिया गया है, ए फ्रेंड हु मीन्स ए ग्रेट डील टू यू desperately want to be the top runner in the school because a track meet. Your friends say to you, if you don't let me win the race, I cannot be your friend anymore. Letting me win the race make a sense, don't you think? तो यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, एक फ्रेंड्स है अपने दो, वो मतलब जो दौड़ में वो सबसे अच्छा धावक बनना चाह रहा है, तो उसने क्या बोला, उसके साथ में जो दूसरा फ्रेंड उसके जिसके लिए वो बहुत मायने रखता है, तो उसे जाकर बोलता है कि या तो तुम मुझे रेस में आगे निकलने दे, वरना क्या है तू भूल जा हमारी दोस्ती को। तो वहां पे किस चीज का प्रयोग कर रहा है, वो फोर्स का प्रयोग कर रहा है, यानी कि उसके इमोशन का भी वो साथ में प्रयोग कर रहा है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं आज से तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, अगर तुमने मुझे जीतने नहीं दिया तो फिर हमारी दोस्ती खत्म। तो वहां पे अपनी बात को मनवाने के लिए किस चीज का यूज कर रहा है, वो फोर्स का यूज कर रहा है। देन आता है अपील टू पीटी। इसका दूसरा नाम एक इमोशनल अपील टू इमोशन भी होता है। और इसका सेकंड नाम होता है आर्ग्यूमेंटम एंड मिसेरिकॉर्डियम। ओके। वहां पे वो फोर्स का यूज कर रहा था, यहाँ पे वो किस चीज का यूज कर रहा है, वो यहाँ पे इमोशन का यूज कर रहा है,
यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को क्या करा है, इमोशनली ब्लैकमेल करा, या फिर अपने इमोशन को का थोड़ा सामने वाले को भी थोड़ा इमोशनल करा अपनी चीजों के प्रति, ताकि वो अपनी बात मान जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि ए स्टूडेंट हु फेल टू कंप्लीट देयर होमवर्क, कोई जो स्टूडेंट है वो अपना होमवर्क जो कंप्लीट करने में फेल हो गया, और वो क्या कहता है टीचर से प्लीज डोंट गिव मी ए जीरो, माय पेरेंट्स विल पनिश मी सेवरली इफ दे सी ए लो ग्रेड, देयरफॉर आई डोंट डिजर्व ए जीरो। यानी कि वहां पे क्या है, वो स्टूडेंट है वो अपना होमवर्क नहीं कर पाया, तो उसने क्या बोला, जो टीचर्स है उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे जीरो मत दो। तो अगर टीचर रीजन पूछता है तो क्यों ना दूं, वो बोलता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे मेरे कम नंबर देख लिया फिर जीरो देख ली तो मुझे बहुत गंदी तरह से पनिश करेंगे। यानी कि वो सामने वाले को भी क्या कर रहा है, अपने इमोशन में शामिल कर रहा है ताकि वो उसकी पनिशमेंट से बच जाए। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहा है, वो अपनी बात मनवाने के लिए इमोशन का यूज कर रहा है। और वहां पे कौन सी आर्ग्यूमेंट होती है, अपील टू पीटी या अपील टू इमोशन। ओके, देन आता है आर्ग्यूमेंटम एंड इग्नोरेंटियम। जिसमें क्या होता है कि कोई भी हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो किसके उसमें एविडेंस की कमी के कारण हम किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। किस तरह से, जैसे नो वन नो इट इज ट्रू देयरफॉर इट इज फॉल्स, नो वन नो इट इज फॉल्स देयरफॉर इट इज ट्रू। यानी कि अगर कोई उस चीज को सही साबित नहीं कर पाया, कोई चीज है उसको अगर वो ट्रू साबित नहीं कर पाए, तो हम डायरेक्टली मान लेते हैं कि वो कैसा है, वो फॉल्स है। या फिर इसका अपोजिट हो सकता है कि कोई किसी चीज को फॉल्स साबित नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ट्रू है। एग्जाम्पल क्या है, यू कैन नॉट प्रूव दैट यू आर इनोसेंट देयरफॉर यू आर गिल्टी टू मी। यानी कि उसने क्या बोला है कि तुम ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि तुम क्या हो, इनोसेंट हो, इसलिए तुम्हें क्या होना चाहिए, गिल्टी होना चाहिए। इसमें हम एक नॉर्मली एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे कोई भी अपराधी है, उसने रियल में अपराध किया है, लेकिन प्रूफ ना होने की वजह से या एविडेंस इकट्ठा ना होने की वजह से अदालत में क्या हो, दोषी साबित नहीं हुआ। इसलिए क्या क्या जो अदालत ने उसको निर्दोष साबित कर दिया है और उसे जाने दिया। यानी कि इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपराध नहीं किया, उसने अपराध किया था, लेकिन क्या था, एविडेंस की कमी की वजह से उसको ऐसा मान लिया गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया, वो निर्दोषी है। ओके, देन आगे आता है आर्ग्यूमेंटम एड होमिन। यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी सामने वाले की आर्ग्यूमेंट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पर्सनली अटैक करते हैं। यानी कि किसी की बात को हम खंडित करने के लिए या रोंग साबित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ताकि उसके जो आगे आर्ग्यूमेंट है उसको माना ही ना जाए। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, कैरोलिन कैरोलिन इज आर्ग्यूइंग for more green area around the city to improve air quality in the city। तो जो कैरोलिन है वो क्या कर रहे हैं कि वो जो बहस कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं कि जो शहर है उसके चारों तरफ ग्रीनरी होना चाहिए, उसके लिए वो क्या करे, कहीं पे बहस करे या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो उसके कलीग्स होते हैं वो क्या बोल रहे हैं उसे, हर कलीग से दैट इफ सी इज रियली worried about air quality she should not drive her car to the office every day। लेकिन वो क्या करे, उस पर पर्सनल अटैक करे, वो उसके जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिफाइन करने की बजाय या उसको उसके बारे में और अधिक विचार विमर्श करने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, उस पर पर्सनली अटैक करे। पर्सनली अटैक कैसे, वो बोल रहे हैं कि अगर उसे जो एयर क्वालिटी की इतनी ही ज्यादा वो है, एयर क्वालिटी के प्रति अगर वो इतना ही ज्यादा सोचती है, अगर उसे इतनी ज्यादा चिंता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे हर रोज जो वो ऑफिस में आती है कार चला के, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे बिना कार के आना चाहिए। तो वहां पे क्या था, वो किस चीज के लिए आर्ग्यू कर रही थी, वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आर्ग्यू कर रही थी। लेकिन जो उसके अपोजिशन वाले थे उन्होंने क्या किया, उस पर पर्सनल अटैक कर दिया कि वो भी तो कार का यूज करती है जिससे एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है। ओके,
आगे आता है अपील टू पीपल, या फिर बोला जाता है एड पॉपुलम। देन थर्ड नाम है बैंड वैगन फैलेसी, इसे एक तरह से भेड़ चाल भी बोला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस साइड में मोर पीपल जा रहे हैं उसी साइड में कोई भी बिना सोचे समझे उसी साइड में चल देना। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि भेड़ चाल बने हुए सभी एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों करना है ऐसा, लेकिन उन्होंने बोला क्योंकि मोस्टली पीपल इसी लाइन में जा रहे हैं ना, तो हम भी इसी लाइन में जा रहे हैं। उन्हें उसके नहीं पता उसका रीजन की जा क्यों रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हाँ क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाना। तो ये होता अपील टू पीपल। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ब्रेंडन से टू मार्क, डोंट डू योर होमवर्क, come to the movies tonight, everyone is going to be there। यानी कि कोई व्यक्ति है वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि तुम भी होमवर्क मत करो। नॉर्मली ये होता था ना कि हम स्कूल में जाने से पहले जो अपने ग्रुप्स के जो फ्रेंड्स होते थे उनसे बोलते थे आज स्कूल जा रहे हैं, वो बोलता मैं नहीं जा रहा, वो भी नहीं जा रहे, ये भी नहीं जा रहे, तो हम क्या बोलते थे कि अब हम भी नहीं जा रहे क्योंकि हमारे सभी फ्रेंड्स नहीं जा रहे। तो ये इसी तरह का एग्जाम्पल दे रहा है कि तुम भी होमवर्क मत करो, क्योंकि और हमारे साथ आज क्या करने चलो, सिनेमा देखने चलो या मूवी देखने चलो। क्यों? उसने रीजन बताया कि मूवी अच्छी है या नहीं है या फ्री टाइम है, माइंड फ्रेश। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना बोला क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं इसलिए तुम भी चलो। इनकी कोई भी ऐसा काम जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्टली पीपल उस काम को कर रहे हैं, तो क्या हो गया अपील टू पीपल। देन आता है अपील टू अथॉरिटी या आर्ग्यूमेंटम एंड वेरिकोर्डियम। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसमें दिया गया अपील टू अथॉरिटी, कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है लेकिन उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वो क्या एक फेमस पर्सन है। इनकी किसी चीज को सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि वो किसी फेमस पर्सन ने बोली है, भले उसके पास अथॉरिटी नहीं हो। सॉरी। मोस्टली जैसे हम देखते हैं जो एड्स वगैरह आती है, टूथपेस्ट की हो गई या किसी साबुन की हो गई, सोप किसी शैम्पू की हो गई, तो क्या है देखो जो एक्टर एक्टर होते हैं या फिर कोई एक्ट्रेस होती है तो वो क्या करती है, वो ऐड करती है कि हाँ आपको ये लेना चाहिए क्योंकि इससे 99.9 बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। वो उसको क्या कर रहे हैं, उसकी ऐड कर रहे हैं और हम उसको मान भी लेते हैं क्योंकि मोस्टली देखो वहां पे जो प्रोडक्ट की ऐड करते हैं मोस्टली हमारे घरों में वो सोप या फिर शैम्पू वगैरह हम यूज करते हैं। वो वहां पे क्या था देखो उस एक्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि सोप वगैरह जो केमिकल्स वगैरह का मामला वो उनका नहीं होता, वो सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्योंकि वो फेमस था, वो एक्टर या एक्ट्रेस क्या थी, बहुत फेमस थी, तो हमने सिर्फ इसलिए उनकी बातों को मान लिया क्योंकि वो एक फेमस पर्सन है। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी बात को बिना अथॉरिटी के लिए, हालांकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है या उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो ये साबित करते हो भाई हाँ इनके पास इस चीज की नॉलेज हो सकती है या फिर इनके पास इस चीज की नॉलेज और अथॉरिटी है कि इसको क्या कर सकते हैं, ये इसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए मान लिया कि वो किसी फेमस पर्सन ने कहा था। दो तीन और रहते हैं आपकी। हस्ती जर्नलाइजेशन। देखो यहाँ पे हस्ती जर्नलाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज को हम जर्नलाइज कर देते हैं, भले ही हमारे पास हम उस चीज के हम कम इंटरेक्शन में आए लेकिन हमने उसको जर्नलाइज कर दिया। नॉर्मली क्या होता है कि हम नॉर्मली जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आप कहीं पे चल रहे थे, ठीक है, आप रास्ते में किसी से टकरा गए, देन उसका बिहेवियर बहुत अजीब था, बहुत एटीट्यूड वाला था, तो आपने क्या हुआ एक ही मीटिंग में आपने क्या समझ लिया कि वो बहुत ही एटीट्यूड वाला है या उसके बारे में आपने बहुत सारी राय बना ली और उसको क्या कर दिया, सिर्फ कुछ ही एक एक मीटिंग के बेस पे आपने उसके पूरे जो
कैरेक्टर है उसको डिफाइन कर दिया कि वो ऐसा है, उसे तमीज नहीं है, उसमें बहुत सारा एटीट्यूड है। आपने उसके पीछे का रीजन नहीं पता था आपको, ना फिर ना ऐसा था कि आप उसे बहुत बार मिल चुके और बहुत बार में भी उसका सेम ही बिहेवियर है। सिर्फ कुछ ही चीजों के बेस पे हम किसी चीज को जर्नलाइज कर देते हैं। या फिर ये होता है ना कि जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा टफ टॉपिक चल रहा है, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हो, आपको वो समझ में ही नहीं आया, वो टॉपिक समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत टफ टॉपिक था, तो आपने क्या जर्नलाइज कर दिया, आप आगे से क्लास में आना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि आपने आपने ये बोला कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा वो टॉपिक, यानी कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। यानी कि एक क्लास के बेस पे ही आपने क्या कर दिया, पूरे सब्जेक्ट को जर्नलाइज कर दिया कि वो सब्जेक्ट कैसा है, बहुत मुश्किल है, आपकी समझ में नहीं आएगा, तो उसे बोलते हैं हस्ती जर्नलाइजेशन। देन होता है पिट्योटी प्रिंसिपी या बैगिंग द क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या होता है, मोस्टली ये क्वेश्चन मोस्टली बार आता है पिट्योटी प्रिंसिपी या फिर बैगिंग द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो प्रीमाइज में जो बात कही गई है वही उसी में कुछ चेंज करके सेम टू सेम बात किस में कही गई, वो कंक्लूजन में कही गई। यानी कि जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट में बात कही गई थी उसी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके सेम टू सेम मीनिंग वाली बात किस में कही गई है, कंक्लूजन में कही गई है, ठीक है। तो होता है बैगिंग द क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल है, वोल स्वेटर्स आर सुपीरियर टू नायलॉन जैकेट। वुलन जैकेट क्या क्या होती है? वुलन जैकेट उसने बोला कि सुपीरियर होती है किससे, नायलॉन जैकेट से। ये स्टेटमेंट वन हो गई। देन सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बोला, बिकॉज वुलन स्वेटर हैव हायर वुलन कंटेंट। जो उसमें क्या होता है कि उसमें जो वुलन स्वेटर होती है ना, उसमें जो वुलन की मात्रा होती है, जो ऊन की मात्रा होती है, क्या कैसी होती है, वो हाई क्वांटिटी में होती है। तो ये क्या हो गया, उसने जो बात स्टार्टिंग वाली वे में बोली थी, जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में बोली थी, वही घुमा फिरा के उसने वो सेकंड स्टेटमेंट में बोल दिया। ओके, समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे हमारी fallacy खत्म होती है। कल हम दूसरी fallacy करेंगे। आप सभी को ये याद करके आनी होंगी। किसी को कोई डाउट है? एनीवन?